हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट 1 बुक है उसका थीम नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो अब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा। आज इस चैप्टर में हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 2600 से लेकर 1900 तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था। ये टाइमलाइन याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा हिस्ट्री को समझने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था 1500 से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक पीरियड था। उसके बाद 1000 बीसी से लेकर 500 तक था अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का पीरियड था। उसी बीच में एक दूसरा दो रिलीजन बोल सकते हैं हम, या फिर दो सेक्ट, रिलीजन कहना सही नहीं होगा, दो सेक्ट का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, दो सेक्ट का ओरिजिनेशन होता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। चलिए, तो 6th सेंचुरी में होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिनेशन। बुद्धिज्म को फाउंड करते हैं गौतम बुद्धा जी और जैनिज्म को फाउंड करते हैं, कौन फाउंड करते हैं? लॉर्ड महावीरा जी। उसके बाद होता है 16 महाजनपदास, जिसके बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस यहाँ के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, 6th सेंचुरी बीसी के बारे में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक अ ग्लिम्स ऑफ सांची। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांची के बारे में। सांची है क्या? सांची एक जगह है, कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। सांची में एक स्तूपा है, बुद्धिस्ट स्तूपा, इसीलिए हम बुद्धिज्म से वो रिलेटेड है, इसलिए हम पढ़ेंगे सांची के बारे में। ठीक है, चलिए सांची में जो स्तूपा है, बुद्धिस्ट स्तूपा, उसके बारे में पढ़ते हैं। सांची एक टाउन है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक टाउन है सांची, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्तूपा बनाया गया। अब स्तूपा होता क्या? व्हाट इज स्तूपा? तो स्तूपा मतलब होता है माउंड लाइक स्ट्रक्चर। इट हैज बुद्धिस्ट रिलीजियस बिल्डिंग्स कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ गौतम बुद्धा। अब क्या होता है रेलिक्स? क्या होता है देखिए, जैसे कि गौतम बुद्धा जी का अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स, कोई बॉडी ऑर्गन का कोई भी एक पार्ट, जैसे कि उनका एक बाल या फिर उनका एक तित हो गया या फिर उनका कुछ एक ऐसा हो गया जो बॉडी से रिलेटेड हो, उसको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। और उसको बॉक्स में डाल दिया जाता है उस रेलिक्स को, जो भी गौतम बुद्धा जी का जैसे एक बाल का टुकड़ा अगर हमें मिला तो उसे हम एक बॉक्स में डालकर एक यहाँ पे क्या बना देंगे? माउंट की तरह बना देंगे, उसे हम कहते हैं स्तूपा। तो ये कहाँ बनाया गया था? सांची में बनाया गया था। कौन बनाए थे? अशोक बनाए थे, जो एम्परर अशोक थे। हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन? अशोक। ठीक है, तो अशोक जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, 3rd सेंचुरी में अशोक ने बनाया था क्या? सांची में ये बुद्धिस्ट स्तूपा बनवाया था। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट स्तूपा जब हमें मिला 19th सेंचुरी में, जब हम इसके बारे में रिसर्च किए तो हमें पता चला कि अच्छा 6th सेंचुरी में ऐसा 3rd सेंचुरी में ऐसा कुछ बनाया भी गया था। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम हुआ क्या जब ये बनाया गया था। उसके बाद जब हमें मिला 19th सेंचुरी में, क्या हुआ? बहुत सारे यूरोपियंस का नजर पड़ गया था कि अरे इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा स्तूपा है, इतना अच्छा स्तूपा है सांची में, क्यों ना हम इसे ले जाए अपने साथ। तो क्या हुआ? बहुत सारे यूरोपियंस यानी कि बहुत सारे फ्रेंच और इंग्लिश मैन थे, वो एक यहाँ पे सांची में जो बेगम थी, यानी कि जो वहाँ की रानी थी, भोपाल की जो रानी थी शाहजहाँ बेगम के पास परमिशन लेने गए। वहाँ की क्वीन थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में रहती थी, तो शाहजहाँ बेगम के अंडर में वो आता था। तो शाहजहाँ बेगम के पास कौन गया? फ्रेंच के बहुत सारे फ्रेंच लोग गए और इंग्लिश मैन गए, यानी कि फ्रांस ले जाने के लिए वो वहाँ गए शाहजहाँ बेगम के पास परमिशन लेने के लिए कि ये जो सांची में जो स्तूपा है उसका ईस्टर्न गेट को वो कहाँ ले जाएंगे? फ्रांस ले जाएंगे। उसका परमिशन लेने के लिए कहाँ गए? शाहजहाँ बेगम के पास गए। ये क्वीन है कहाँ की? भोपाल की रानी। ठीक है, भोपाल की रानी है, तो इनके पास चले गए परमिशन लेने के लिए। लेकिन ये लोग परमिशन थोड़ी दे देगी, वो हमारा एंशिएंट साइट है, हमारा एंशिएंट इंडियन कल्चर है, हम कैसे दे देंगे आपको? तो ये लोग चाहते थे कि जो ईस्टर्न गेट है उसे हम अपने साथ फ्रांस ले जाए, वहाँ के म्यूजियम में रखेंगे, क्योंकि बहुत ही अद्भुत था। ठीक है, तो क्या हुआ? उसके बाद ये मना कर दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। तो ये क्या किया? उसका कॉपी बनवा लिया। फ्रेंच और इंग्लिशमैन क्या किया? इसको कॉपी बनवा लिए, प्लास्टर कास्ट कॉपीज बनवा लिए और अपने साथ ले गए, और जो ओरिजिनल था वो वहीं रह गया। कहाँ पे? सांची में। तो शाहजहाँ बेगम जो भोपाल की रानी थी और उनके जो सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम, ये लोग बहुत सारा मनी और बहुत सारा हेल्प और एड प्रोवाइड की थी। ठीक है ना, कि इन सब जितने भी हमारा जो एंशिएंट साइट है, स्पेशली जो सांची में स्तूपा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, अगर जो स्तूपा है उसको अगर कोई प्रिजर्व नहीं करेगा, कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, कुछ पैसा नहीं लगाएगा, उसको रिपेयर नहीं करेगा, तो वो तो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिल्कुल खंडर हो जाएगा। इस वजह से जो वहाँ भोपाल की जो रानी थी शाहजहाँ बेगम, भोपाल मैं बता देती हूँ मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल। ठीक है, तो शाहजहाँ बेगम और जो सुल्तान जहाँ बेगम उनके सक्सेसर, उनके बाद ये रानी बनती है। ये लोग बहुत सारा पैसा लगाए थे कहाँ पे? ये जो सांची स्तूपा है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये तो ग्लिम्स ऑफ सांची, यानी कि ये सांची में जो स्तूपा बनाए गए थे वो क्यों बनाया गया था? वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वो बुद्धिस्ट
एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, और अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं एकदम मेन मुद्दे पे, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या था, ऐसा क्या हुआ कि न्यू रिलीजन, न्यू सेक्ट आना पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि कुछ नए थिंकर्स आए और वो नया सेक्ट को लाए, ऐसा क्या उस वक्त हो रहा था, क्या सिचुएशन था, ठीक है। तो क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड से हम शुरू करेंगे एमर्जेंस ऑफ थिंकर्स। उस 6th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे थिंकर्स एमर्ज हो गए थे, क्योंकि जो ये ब्राह्मणिकल कल्चर था, यानी कि जो ब्राह्मणिज्म था और ये जो कल्चर था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो वर्ण सिस्टम था, मे बी जो वर्ण सिस्टम था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, और शूद्राज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। उससे नीचे जो अनटचेबल्स थे उनके साथ बहुत गलत होता था। तो बहुत सारे थिंकर्स आए कि क्या ये सही है, ये वर्ण सिस्टम सही है, कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग ये बस क्षत्रियाजी युद्ध कर सकते हैं, और जो ब्राह्मण से वही बस वेद पढ़ सकते हैं, क्या ये सही है, गलत है। यानी कि जो बहुत सारे थिंकर्स आए, जैसे कि इंडिया में गौतम बुद्धा और लॉर्ड महावीर आए, ठीक है, 6th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद चाइना में कॉन्गजी करके एक थिंकर आए। उसके बाद सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। ये कहाँ के हैं, ये ग्रीस में, ये इन पॉलिटिकल थिंकर्स का एमर्जेंस हुआ। उसके बाद ईरान में हुआ ज़राथुस्त्र, ठीक है। ज़राथुस्त्र का कहाँ पे हुआ, ईरान में एमर्जेंस हुआ, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स आए, और क्यों, ये थिंकर्स का काम क्या था, ये कर क्या रहे थे, थिंकर्स तो आ गए थे, ये सोचने लगे, ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है। तो ये ट्राई करने लगे समझने के लिए कि क्या है रियल लाइफ, आखिर है क्या, ये हमारा जो मिस्ट्रीज है हमारे लाइफ में वो है क्या, क्या जो मरने के बाद दोबारा जीवन हमें मिलेगा, ये लाइफ आफ्टर डेथ है भी या नहीं भी है, ये गॉड क्या है, गॉड का हमसे क्या रिलेशन है। इस तरह के जो सवाल थे, जो नए नए कल्चर आ रहे हैं, जैसे जैसे नया नया आगे हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये हमारा जो सोसाइटी है ये भी डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो ये जितने भी सवाल थे कि गॉड क्या है और गॉड के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, क्या रियल में गॉड एग्जिस्ट करते भी है नहीं, तो ये सारे सवाल किसके पास आने लगे, थिंकर्स के पास आने लगे, ठीक है। थिंकर्स इसके बारे में सोचने लगे कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये बैकग्राउंड शुरू हुआ, इस तरह से शुरू हुआ, और लोग बहुत लोग ये लोग अपना अपना सोच देने लगे, अपने अपने जो भी थिंकिंग थे इनके, अपने अपने बिलीव्स वो देने लगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक पूरा अच्छा खासा एक रिलीजन बन गया। जैसे कि अभी जैन धर्म है, ठीक है ना। बुद्धिज़्म थोड़ा कहीं ना कहीं इंडिया से अभी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत 0.% है, लेकिन जैन धर्म इंडिया में अभी लगभग है कुछ परसेंट, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से क्या हुआ उस वक्त बैकग्राउंड में हम समझते थे सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस। अब क्या हुआ 6th सेंचुरी के टाइम पे, 6th सेंचुरी के टाइम और उससे पहले या उसके बाद बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हो रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हो रहा था, क्यों, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सेक्रीफाइस करना है, बलि हमें देना है, बलिदान देना है। आज ही बहुत सारे लोग बलि देते हैं, बहुत सारे ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें लोग बलि देते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस का जो ट्रेडिशन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग काव को बहुत ज़्यादा उनको मतलब उनका सेक्रीफाइस कर रहे थे, काव को सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब काव को सेक्रीफाइस करने से एग्रीकल्चर कम हो रहा था, इस वजह से भी नए नए थिंकर्स आए कि नहीं ये गलत है, ये सेक्रीफाइस को ख़त्म करना चाहिए। तो क्या होता था, जब ऋग्वेदिक के टाइम पे बहुत सारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था, बहुत सेक्रीफाइस किया जाता था। और ऋग्वेदिक में 3 मेन गॉड के बारे में बताया गया, गॉड अग्नि, इंद्र और सोम। गॉड ऑफ फायर अग्नि हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह इन 3 गॉड के बारे में बताया गया था ऋग्वेद में, अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में। तो क्या हुआ, जो ये सेक्रीफाइसेस किया जाता था उस टाइम एक हाइम्स पढ़ा जाता था। ऋग्वेदिक में हमारे पास बहुत सारा हाइम्स है, बहुत सारे मंत्र है, श्लोक्स है। यानी कि जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जैसे कि ये अग्नि है, ठीक है, और आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसमें कुछ डाल रहे हो, तो आप देखते हैं ना पंडित कुछ पढ़कर डालते हैं उसमें, जो पंडित जी होते हैं वो कुछ पढ़कर डालते हैं उसमें। तो वो जो पढ़ते हैं, वो जो श्लोक पढ़ते हैं, वो हाइम्स पढ़ते हैं, वो भी ऋग्वेदिक में लिखा हुआ है। अच्छा, ये सेक्रीफाइस करते क्यों थे, यानी कि जो बलिदान दे रहे, किसी को बलि दे रहे, कोई जानवर का बलि चढ़ा दे रहे, आखिर ये कर क्यों रहे थे। उस वक्त लोग क्यों करते थे, अभी क्यों कर रहे वो अलग बात है, उस वक्त लोग क्यों करते थे। तो गुड हेल्थ के लिए करते थे, या फिर कोई अगर कहीं वॉर लड़ने के लिए जा रहे, कोई युद्ध जा रहे उसके लिए करते थे, या फिर लॉन्ग लाइफ के लिए करते थे, या फिर कभी कभी बेटों के लिए भी करते थे कि बेटे पैदा हो, ठीक है, इसके लिए भी लोग करते थे। कभी कभी घर के सुख शांति के लिए भी करते थे। इस तरह से, इस वजह से लोग सेक्रीफाइस करते थे। तो मोस्टली उस वक्त जो राजा थे वो 2 तरह के, जितने भी राजा थे वो 2 तरह के मेन प्रोमिनेंट सेक्रीफाइसेस करते थे, बलि करते थे। क्या, एक राजसूया, एक अश्वमेध सेक्रीफाइसेस करते थे, एक राजसूया, एक अश्वमेध। वहाँ उस वक्त जितने भी किंग थे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ये दोनों सेक्रीफाइसेस करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस बढ़ गया, उसके बाद क्या हुआ, डिबेट्स और डिस्कशन होने लगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स साथ में बैठ कर डिबेट्स करने लगे। अब ये डिबेट्स जहाँ पे ये करते थे, जो बातचीत करते थे, क्या ये जानवर का
बलि देना सही है गलत है, 6th सेंचुरी का बात हो रहा है। तो ये कहाँ पे करते थे, वहाँ जहाँ बैठ कर करते थे उसे हम कहते हैं कुटाघरशाला, कुटाघरशाला। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जैसे गौतम बुद्धा, लॉर्ड महावीर, सब टीचर्स है, ठीक है। और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठकर नए नए क्वेश्चन समझते थे कि ये आखिरकार ये सच्चाई है क्या रीबर्थ रियली में, क्या सही में हमारा दोबारा जन्म होगा, या फिर हमारा लाइफ हो, क्या हमारे मरने के बाद हम कहीं चले जाएंगे, या फिर हम क्या हेल है हेवन है, क्या हम स्वर्ग जाएंगे या फिर नर्क जाएंगे, ऐसा रियल में है भी या नहीं। तो ये सब जितने भी सवाल थे कि ये लाइफ है क्या, व्हाट इज लाइफ, हमारा क्या क्या पर्पस है लाइफ में, हमें किसने बनाया है, हम कहाँ मिलने वाले हैं, ये सब जितने भी सवाल है यहाँ पर कुटाघरशाला में बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट बैठ कर डिबेट करने लगे, डिस्कशन करने लगे इन द सर्च ऑफ ट्रूथ कि सच्चाई आखिर है क्या। तो इन सब बातों पे, ठीक है, ये था बैकग्राउंड। इसी तरह करते करते धीरे धीरे आगे ये लोग डिबेट और डिस्कशन करते करते लॉर्ड महावीरा जी अपना एक अलग सेक्ट बनाते हैं कि नहीं, ये ब्रह्मनिज्म से अलग होकर हम अपना सेक्ट बनाएंगे बुद्धिज्म, और गौतम बुद्धा जी और लॉर्ड महावीरा जी बनाते हैं क्या, एक बनाते हैं वो जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म का स्थापना करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। अब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड महावीर जी कैसे जैनिज्म को शुरू किए, जैनिज्म का क्या रोल है, क्या इनके क्या प्रिंसिपल्स है, और हम फिर बुद्धिज्म को पढ़ेंगे। चलिए, तो लॉर्ड महावीर जी का पूरा नाम है वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान इनका रियल नेम है, वर्धमान महावीर। इनका जन्म होता है 540 BC में। कहाँ पे इनका जन्म होता है, कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम बिहार के एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुंडाग्राम है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम है त्रिशला। ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। ये 24वें तीर्थंकर है। अब तीर्थंकर क्या होता है देखिए, जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, 1 से लेकर पूरा 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर यानी कि टीचर, जिनको बहुत नॉलेज है, जिनको बहुत रियल नॉलेज है, सच्चाई नॉलेज है, जो बहुत नॉलेज हो चुका है, ऐसे नॉलेज नहीं हुआ है, बहुत तपस्या के बाद उनको नॉलेज मिली है, तो उसे हम कहते हैं तीर्थंकर, जो लोगों को गाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है, अपनी टीचिंग्स देते हैं। तो ये 24वें तीर्थंकर है। कौन, हमारे लॉर्ड महावीर जी। तो इनके कुछ टीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये लाइफ के बारे में क्या टीचिंग देते हैं, इनका क्या टीचिंग हमें पढ़ना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए। तो ये 5 मेन प्रोमिनेंट टीचिंग देते हैं। ये कहते हैं वर्ल्ड इज एनिमेटेड लाइक स्टोन, रॉक्स, वाटर्स हैव लाइफ। सबके पास लाइफ है, जो नॉन लिविंग थिंग है उन पे भी लाइफ होता है, उन्हें भी हमें ऐसा नहीं कि पत्थर है तो उसे हम तोड़ दे, उसे हम तकलीफ दे, नहीं, अगर नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी लाइफ होता है। सेकंड ये बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, हमें वायलेंस नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, ठीक है। ये सेकंड बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यही गांधी जी इसको बाद में फॉलो करते हैं। ये गांधी जी का हिंसा और इनका हिंसा अलग है, लेकिन लगभग इनका जो मेन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा देते हैं, यानी नॉन वायलेंस, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। थर्ड देते हैं नॉन इंजरी टू लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग है, यानी कि छोटा कीड़ा भी है उसको तकलीफ नहीं देना है। यानी कि आप देखते होंगे कि जैन धर्म के जितने भी लोग हैं वो रूट प्लांट्स यानी रूट फ्रूट्स नहीं खाते, रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते, वो आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो रूट जमीन के अंदर उगता है, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर उगने की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट को, मिट्टी को जब हम खोदते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट की जान चली जाती है। तो इनका कहना है एक कीड़े को भी नहीं मारना है। तो नॉन इंजरी टू लिविंग थिंग्स। उसके बाद ये बताते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ थ्रू कर्मा। हमारा जो कर्मा है, यानी कि हम इस जीवन में जो कर रहे हैं, हमारा जो दूसरा बर्थ होगा, दूसरा जो जीवन होगा, अगर हम ये जो हमको जन्म मिला है, अगर हम इसमें अच्छा चीज करेंगे तो हमारा जो दूसरा जन्म होगा उसमें भी हमें अच्छा मिलेगा। तो कर्मा डिसाइड करता है, हम जो करेंगे उसका भरपाई करके जाएंगे इस दुनिया से। उसके बाद ये बताते हैं एसेटिसिज्म एंड पेनेंस, यानी कि कड़ी तपस्या हमें करनी होगी, एसेटिसिज्म फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें बिल्कुल एसेटिक होना है, यानी कि लाइफ से एकदम दूर हो जाना है, हमें ऐसा नहीं कि अपने लाइफ में बिजी नहीं होना है, अपना प्रॉपर्टी लाइफ सब कुछ छोड़ देना है, और पेनेंस एकदम कड़ी तपस्या करनी है। फ्री साइकिल ऑफ कर्मा, ये जो कर्मा है और जो बर्थ और रिबर्थ का ये जो साइकिल है, इससे फ्री होने के लिए हमें बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, हमें अपनी लाइफ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, 5 टीचिंग्स देते हैं। तो ये और बताते हैं कि जितने भी जैन धर्म में जितने भी मॉन्क्स है और नन्स है, जो भी जैन धर्म को अगर अपनाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो मॉन्क्स और नन्स कहलाएंगे, ठीक है। उनके लिए भी 5 मेन इंपॉर्टेंट वोज बताते हैं। क्या बताते हैं? पहला बताते हैं नो किलिंग, किसी को मारना नहीं है, नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, नो लाइंग, ठीक है ना, किसी झूठ नहीं बोलना, और शादी भी नहीं करना, यानी कि ब्रह्मचारी रहना, यानी कि अब कभी शादी नहीं करना है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना है। और लास्ट बताते हैं नो प्रॉपर्टी, लाइफ में जो भी आपका जीवन में प्रॉपर्टी है सबको त्याग देना है, बिल्कुल एकदम अकेले रहना है और मोनास्ट्री में रहना है। मोनास्ट्री क्या होता है? देखिए, मोनास्टिक एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर कोई मॉन्क है जो जैन धर्म में जाना चाहता है, वो अपने घर में बैठ नहीं सकता है, उसको मोनास्ट्री में
रहना होगा, मोनेस्ट्रिक में रहना होगा, जहाँ पे सिर्फ बहुत सारे नन और बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं। अगर आपको सेल्वेशन पाना है, अगर आपको मोक्ष पाना है, तो आपको कहाँ रहना है, मोनास्ट्री में रहना है और ये सब फॉलो करना है। यानी कि मोक्ष पाना है, इस जीवन से फ्री होना है, छुट्टी पाना है, तो आपको क्या होगा, क्या करना होगा, मोनास्ट्री में रहकर ये जितने भी 5 जो हमने रूल बताया और यहाँ पे जितने इनके टीचिंग्स हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। तो ये था लॉर्ड महावीरा जी का जैनिज्म। जैनिज्म बहुत अच्छा, एक अच्छा सेक्ट है जहाँ पे आपको बताया जाता है, एकदम आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसका स्प्रेड कैसे हुआ, ये फैला कैसे, जैनिज्म धीरे धीरे फैला कैसे। तो दो तरह से फैला, एक है लिटरेचर और लैंग्वेज से, ठीक है, और सेकंड है स्कल्पचर। जितने भी स्कल्पचर बनाए गए, कुछ बिल्डिंग्स बनाए गए, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ठीक है ना। तो प्राकृत, संस्कृत और तमिल ये लैंग्वेज यूज किया जाता है जैनिज्म में, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम कोई एक सरफेस है उसमें हम अपने हाथ से जब लिखते हैं उसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ जैनिज्म केयरफुली प्रिजर्व, जैनिज्म में जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उसे हम आज भी प्रिजर्व करके रखे हैं, उसे हम आज भी पढ़ते हैं और लोग उसको पढ़कर बहुत ज़्यादा मतलब एनकरेज होते हैं और उसमें उसको कुछ सीखते हैं लोग उनके टीचिंग से, और बहुत कोई आज भी जैनिज्म को अडॉप्ट करते हैं, जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर भी बहुत सारे बनाए गए, बहुत सारी मूर्ति बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे, उसके बाद फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, बहुत सारे जितने भी जैन टेम्पल्स बनाए गए। तो जैन टेम्पल्स बनाने की वजह से भी जो जैन धर्म है वो धीरे धीरे फैला, उसके बारे में लोग जाने, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जैन थिंकर्स हैं, जैन जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने बहुत सारे जैन टेम्पल्स बनवाया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो जैनिज्म है वो धीरे धीरे फैला। तो ये था जैनिज्म। जैनिज्म आपको याद रखना है, लॉर्ड महावीर जी जैनिज्म का फाउंडेशन करते हैं, कब करते हैं, 6th सेंचुरी में। चलिए, हम जैनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा जी के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में ज़्यादातर हमें बुद्धिज्म के बारे में ही पढ़ना है, जैनिज्म के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बुद्धिज्म के बारे में चलिए। तो बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ इनलाइटनमेंट। अब देखिए हम समझते हैं गौतम बुद्धा जी के बारे में। उस वक्त के बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर कौन थे, गौतम बुद्धा। इनके मैसेज कहाँ कहाँ फैले, इनके मैसेज एशिया यानी इंडिया नेपाल में इनका ओरिजिनेशन होता है। इनका जन्म कहाँ होता है, गौतम बुद्धा जी का नेपाल में होता है। अभी हम आगे उनके लाइफ के बारे में बताएंगे, अभी आपका यहाँ छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं कि कौन से कंट्री में इनका जो बुद्धिज्म है ये फैला, ठीक है, इनका मैसेज स्प्रेड हुआ है। तो सेंट्रल एशिया टू चाइना पहुंचा, कोरिया में अभी भी जैनिज्म को फॉलो किया जाता है, जापान में फॉलो किया जाता है, श्रीलंका में तो बुद्धिज्म ही है, वो पूरा एक बुद्धिज्म ही कंट्री है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ इन सब कंट्री में क्या पहुंचा, गौतम बुद्धा जी का मैसेज इन कंट्रीज में, इनका टीचिंग मैसेज और इनका जो सेक्ट है, रिलीजन है, हर जगह पहुंच गया। तो चलिए हम समझते हैं कि बुद्धा जी का स्टोरी क्या है, कैसे वो बुद्धिज्म यानी ऐसा क्या हुआ कि वो एक अलग सेक्ट बनाए, उनका अलग टीचिंग दी, अपना एक फिलॉसफी दी है, ठीक है। तो बुद्धा जी का स्टोरी पढ़ते हैं। तो बुद्धा जी का, गौतम बुद्धा का जो चाइल्डहुड नेम है वो है सिद्धार्थ। उनका सब वो बहुत ही बड़े राजा के एक बेटे थे, ठीक है। सिद्धार्थ इनका चाइल्डहुड नेम है, बाद में इनको बुद्धा कहा गया, ठीक है। ये एक बड़े से चीफ साक्या क्लैन के एक चीफ थे, राजा थे, उनके बेटे गौतम बुद्धा। ये बिल्कुल इंसुलेटेड थे हार्श रियलिटीज से, ये हमेशा महल में रहते थे। इनके पेरेंट्स चाहते थे, इनके जो पिता थे ये चाहते थे कि ये कभी जो रियल लाइफ है यानी कि जो दुख है वो ना समझ पाए, इनको दुख से हमें अलग रखना है, इनके पिता ये चाहते थे। लेकिन इसीलिए इनको हमेशा इनको पैलेस में, महल में रखा जाता था, इनको हमेशा वो सुख दिया जाता था, कभी दुख के बारे में ये नहीं जानते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये अपने चैरियटर क्या होते हैं, जो रथ चलाते हैं, तो ये अपने जो रथ चलाने वाले हैं उनको बोलते हैं कि मुझे चलिए बाहर सिटी ले चलिए घुमाने के लिए। लेकिन ये कभी गए नहीं, ये हमेशा पैलेस में रहे, पैलेस में बढ़े हैं, ठीक है ना। तो जब ये छोटे थे तो इनको क्या किया गया, इनको बोला गया, ये अपने चैरियटर को बोले कि चलिए हमको लेके सिटी चलिए। तो ये इनके पहले तो इनको मना किए, पहले जो वो रथ चलाने वाले थे वो बोले कि नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में ये इनको मना ले, क्योंकि ये खुद एक राजा के बेटे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे वो रथ से आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले वो क्या देखते हैं, एक लाश देखते हैं और एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, बहुत बीमार है, वो सिक मैन को देखते हैं। तो वो जब लाश को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे मृत्यु भी होता है। उसके बाद वो सिक मैन को देखते हैं, सिक मैन एक बहुत बीमार आदमी को देखते हैं, तो वो बोलते हैं वो बहुत पीड़ा में, बहुत तकलीफ में था वो बीमार आदमी। उसको देखकर बुद्धा जी एकदम मायूस हो जाते हैं कि क्या लाइफ में ऐसा रियल में होता है। उसके बाद वो आगे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, वो सौरों को देखते हैं, दुख को देखते हैं। उसके बाद वो एक देखते हैं मेडिकेंट को जो मेडिकेशन करता है, जो बहुत ध्यान लगाता है। वो जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते हैं वो एक मेडिकेंट को देखते हैं, हु फाउंड पीस। वो देखते हैं कि वो ध्यान लगा रहा है, उसे पीस मिल रही है, उसे क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। एक तो इतना दुख है इस जिंदगी में, उन्हें पता चल जाता है पहले, वो जितने भी देखते हैं, जितना सारा चीज़ उनके साथ इंसिडेंट होता है। उसके बाद जब वो मेडिकेंट को देखते हैं, वो मेडिकेशन कर रहा होता है, तो ये सोचते हैं कि अच्छा मेडिकेशन करके हम ध्यान लगाकर, बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगाकर नॉलेज पा सकते हैं
और हम मोक्ष पा सकते हैं। इस जो हमारा ये ज़िंदगी है, हमारा जो ये लाइफ है, उससे हम फ्री हो सकते हैं। तो ये क्या बोले कि अब हम इसी लाइफ में ये जो सेम पाथ है उसको ये अडॉप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं बस इसी पाथ में चलूँगा। उसके बाद क्या होता है, ये अपनी सारी ज़िंदगी मेडिकेट करते हैं, सारी ज़िंदगी मेडिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना। बहुत दिन ये ध्यान लगाते हैं, करीबन 7 साल से भी ज़्यादा, 7 साल से भी लगभग ज़्यादा ये ध्यान लगाते हैं। उसके बाद फाइनली इनको क्या मिलता है, इनलाइटनमेंट मिलता है। इनलाइटनमेंट मतलब कि बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज मिल जाता है इनको, बिल्कुल अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है। मोक्ष कह सकते हैं, मोक्ष अब नहीं कह सकते। इनलाइटनमेंट मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज़ का बहुत एक्सट्रीम नॉलेज मिल जाता है, एकदम ट्रुथ, आपको सच्चाई पता चल जाती है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा मेडिकेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद इन्हें क्या मिल जाता है, इन्हें मिल जाता है इनलाइटनमेंट, इन्हें नॉलेज मिल जाता है, रियल नॉलेज। उसके बाद ये अपनी सारी ज़िंदगी धम्मा, ये एक धम्मा इस्टेब्लिश करते हैं कि अपना धम्मा टीचिंग है। ये सारी ज़िंदगी लोगों को धम्मा स्प्रेड करते हैं, लोगों को टीच करते हैं, धम्मा टीच करते हैं उनके लाइफ में, कैसे लाइफ में जीना है, कैसे रहना है। तो इस तरह इनका स्टोरी था, कैसे ये सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्धा बने, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा गौतम बुद्धा जी के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म होता है 563 BC में, लुम्बिनी में होता है, नेपाल में। इंडिया में नहीं होता है, नेपाल में होता है, ठीक है, लुम्बिनी में। याद रखना है आपको, लुम्बिनी आएगा। चलिए, उसके बाद इनके पिता का नाम है शुद्धोदन और इनकी माता का नाम है महामाया, ठीक है। जैसे इनकी जो मदर थी, बहुत जल्दी इनका डेथ हो जाता है। इनके जन्म के बाद इनकी जो मदर थी उनका बहुत जल्दी डेथ हो जाता है। उसके बाद इनकी एक मौसी कह सकते हैं या फिर इनके कोई रिलेटिव में ही गौतमी प्रजापति, इनकी कोई एक मम्मी की तरह थी, वो इनको पूरा टेक केयर इनका की, इनको पूरा पालन पोषण किसने किया, गौतमी प्रजापति ने, ठीक है। उसके बाद इनका शादी होता है, इनका विवाह होता है यशोधरा से। उसके बाद 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद इनका एक बेटा होता है राहुल, जिसका नाम क्या होता है, राहुल। उसके बाद 29 के एज में, 29 साल की उम्र में ये घर छोड़ देते हैं, ठीक है, रियल लाइफ को जानने के लिए। 29 साल के एज में ये घर छोड़ देते हैं। उसके बाद ये यहाँ वहाँ 7 साल बहुत वंडरिंग करते हैं, घूमते हैं, सच्चाई जानते हैं, लोगों का दुख सुनते हैं और समझते हैं कि रियल लाइफ आखिर है क्या। उसके बाद ये क्या होता है, फाइनली अंडर बोधि ट्री के नीचे बिहार में इनको एट द एज ऑफ 35 साल के एज में इनको बिहार में एक बोधि ट्री के नीचे, बोध गया में इनको इनलाइटनमेंट मिलता है, यानी कि ट्रू नॉलेज मिलता है। उसके बाद ये अपना पहला स्पीच देते हैं, उत्तर प्रदेश में देते हैं, सारनाथ में। आपको याद रखना है, फर्स्ट सरमन देते हैं कहाँ पे, सारनाथ। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 483 BC में कुशीनगर में इनका डेथ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका डेथ नहीं होता है, इनके साथ एक अलग तरह से इनका डेथ होता है। जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है वैसा नहीं, ये इस तरह से इनका डेथ होता है कि ये जैसे कि बैठे हुए थे अपने जगह पे, स्थान पे, और अचानक से ये क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं। लाइक एक प्रोसेस होता है, मैं वो प्रोसेस को अच्छे से जानती नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आपको डेट याद रखना है, 483 में इनका डेथ हो जाता है। उस प्रोसेस, जब इनको ये मोक्ष मिलता है, जब ये चले जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं महापरिनिब्बना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, महापरिनिब्बना। इनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिलता है, इनको फाइनली इनको कहाँ मिलता है, बोध गया में अंडर बोधि ट्री, ट्रू नॉलेज इनको मिलता है। उसके बाद ये पहला स्पीच देते हैं सारनाथ में, ठीक है। ये इनके लाइफ के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सोर्सेज के बारे में कि मैं जो आपको इतना बता रही हूँ कि इनका यहाँ ऐसा किए वैसा किए, तो ये आखिर सोर्सेज क्या, हमें पता कहाँ से चला कि अच्छा गौतम बुद्धा जी के बारे में, उनके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सोर्सेज क्या है। चलिए, तो हमारे ये टोटल 5 सोर्सेज है। पहला है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बहुत सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट लिखे गए थे, उसे पढ़कर हम बुद्धिज्म के बारे में जान सकते हैं। सेकंड है हेजियोग्राफीज। हेजियोग्राफीज क्या होता है, जब किसी सेंट यानी कोई बाबा हो गया या फिर कोई रिलीजियस लीडर हो गया, ठीक है ना, इनके लिए अगर उनकी बायोग्राफी लिखा जाता है, जैसे कि गौतम बुद्धा, ठीक है, एक सेंट थे या फिर एक बहुत बड़े कह सकते हैं हम लीडर थे, लीडर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एक थिंकर थे, तो जब कोई थिंकर के बारे में, जब कोई सेंट के बारे में जब उनका बायोग्राफी लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं हेजियोग्राफीज। तो गौतम बुद्धा जी के बारे में बहुत सारा उनका हेजियोग्राफी लिखा गया है, ठीक है, उसे पढ़कर हम बुद्धिज्म के बारे में जान सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड सोर्स है। थर्ड है बुद्धिज्म के 3 इंपॉर्टेंट बुक, उसे हम कहते हैं त्रिपिटका, ठीक है। क्या बोलते हैं, त्रिपिटका, आर होगा यहाँ पे, ठीक है, इसे हम कहते हैं त्रिपिटका। त्रिपिटका क्यों कहते हैं, 3 बास्केट होल्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, यानी त्रिपिटका कहते हैं जहाँ पे, स्पेलिंग गलत हो गया, TRIPITAKA होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो 3 बास्केट हम कहते हैं होल्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। त्रिपिटका में टोटल 3 टेक्स्ट है जो अलग अलग चीज़ है, जैसे कि विनय पिटका,
सुत्ता पिटाका और अभिधम्मा पिटाका। विनय पिटाका उनके लिए है जो, जैसे कि अगर मैं हूँ, ठीक है, मुझे ज्वाइन करना है जो गौतम बुद्धा जी का जो एक संघ है, संघ कहते हैं कि जब बुद्धिज्म कोई ज्वाइन करेगा तो उन एक ऑर्गेनाइजेशन है संघ, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे बहुत सारे लोग, तब वो बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हैं। तो जो ये ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो रूल्स लिखे गए वो विनय पिटाका में लिखा गया है, ये एक किताब है। सेकंड है सुत्ता पिटाका, यानी कि गौतम बुद्धा जी का जो भी टीचिंग्स है वो लिखा हुआ है इस पिटाका में, एक किताब है सुत्ता पिटाका। और लास्ट है अभिधम्मा पिटाका, यानी गौतम बुद्धा जी का जो भी फिलॉसफी है, जो प्रिंसिपल्स है, वो इस टेक्स्ट में लिखा गया। तो ये हमारे लिए एक सोर्स हुआ। फोर्थ हो गया कि बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर्स आए, उसमें से दो हैं फाहियान और हाँ क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं यार, ज़ुएनज़ैंग नहीं हैनसेंग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाहियान और ज़ुएनज़ैंग ये एक दो चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे इंडिया। क्यों आए थे? क्योंकि इनको सर्च करना था, इनको पढ़ना था, इनको नॉलेज लेना था अबाउट बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए वो यहाँ इंडिया आए थे और इंडिया में उन्होंने बुद्धिज़्म को देखा उस वक्त में 6th-7th सेंचुरी में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अकाउंट लिखा। अकाउंट क्या होता है? किताब होता है, यानी जब आप कहीं घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और आप उसके बारे में जब एक किताब लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, उसे हम अकाउंट कहते हैं, जब कोई एक ऑथर लिखता है, ठीक है। तो ये फाहियान और हैनसेंग आते हैं और लिखते हैं क्या, एक अकाउंट लिखते हैं, दोनों अपना अपना, उसे भी पढ़कर हम बुद्धिज्म के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे टेक्स्ट और भी डिफरेंट टेक्स्ट है, जैसे कि श्रीलंका में टेक्स्ट लिखा गया है, उन टेक्स्ट को हम पढ़कर बुद्धिज्म के बारे में समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट थे जो इंडिया से श्रीलंका चले गए थे उस वक्त के टाइम पे, तो वहाँ पे जाके वो बुद्धिज्म को वहाँ पे फैलाए, वहाँ पे स्प्रेड किए बुद्धिज्म को। उसके बाद दो अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, एक है दिव्यवमसा और एक है महावशमा, ठीक है। तो ये दो और टेक्स्ट है जिनके बारे में आप पढ़कर बुद्धिज्म के बारे में जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेस है और अक्सर एग्जाम में सोर्सेस आता है कि किन किन सोर्सेस से हम समझ सकते हैं और ऐसा क्या सोर्स है जिससे हम बुद्धिज्म के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सोर्सेस लिख दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के क्या टीचिंग है। हमने जैनिज्म का टीचिंग पढ़ चुका है, गौतम बुद्धा जी के बारे में अब हम आगे सेकेंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया हो और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए।